जितने भी एएनएम सिस्टर है सारे क्लास ज्वाइन करिए। सबको स्वागत है इस वीडियो में। इसमें हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो कि बीटीएससी के द्वारा डिफाइंड किया गया टॉपिक है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही बहुत ज़्यादा स्कोरिंग ये टॉपिक रहने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छा से कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग तीन से चार क्लास में 3 से 4 लेक्चर में इस टॉपिक के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं उन सारे को हम लोग देख लेंगे। और आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर ले लें। इस पीडीएफ ले लीजिएगा तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा और पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें। पीडीएफ ले लेने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। कहीं भी रहिएगा, आप दिन में 50 या 100 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तो आपको उससे डायरेक्ट बेनिफिट होंगे और आप जो कि एग्ज़ाम है उसके निकालने के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अल्मा आटा सम्मेलन कब हुआ था। तो ये जो अल्मा आटा सम्मेलन हुआ था वो 1980 में हुआ था और किस लिए हुआ था वो भी हम लोग जानते हैं। तो ये सम्मेलन 1980 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अल्मा आटा सम्मेलन का जो मुख्य 2 घोषणा थी वह क्या थी। तो इसका जो घोषणाएं थी वह क्या थी कि स्वास्थ्य सबके लिए मतलब होनी चाहिए, 2000 AD इसमें दिया गया था। और वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हेल्थ के कैरियर डिलीवरी सिस्टम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र किस सेक्टर के अंदर आता है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या स्वदेशी सेक्टर। तो यह किस में आएंगे? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब सबके लिए ये होते हैं, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं तो ये सबके लिए होते हैं, तो यह किस में आ जाएगा? पब्लिक सेक्टर में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गृह भेंट का मतलब क्या होता है। ये आप लोगों को जब ड्यूटी पे लगिएगा जॉब होने के बाद तो आपको वहाँ पे कभी कभी गृह भेंट पर भी भेजे जाएंगे, तो वो आप उस समय आपको मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि गृह भेंट के लिए भेजा गया तो आप या तो सरपंच या मुखिया के घर चल गए। इसका मतलब क्या होता है कि घर घर जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाना और उसका निदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामुदायिक कार्यों के लिए नेता का चयन कैसे करेंगे। तो ये आप लोग जानते भी हैं कि किसी भी सामुदायिक कार्य के लिए नेता का चयन किस तरीके से करते हैं। देखते हैं ऑप्शन की तरफ। लोगों द्वारा सामाजिक कार्य की जानकारी का पता लगाना, या लोगों के दबंग व्यक्तियों का पता, गांव के जो दबंग व्यक्ति है तो उसको पता लगाकर जो नेता का चयन करते हैं, या गांव के अमीर व्यक्तियों को पता लगाकर चयन करते हैं। तो ये आपको पता है कि लोगों के जो द्वारा सामाजिक कार्य की जो जानकारी का पता लगता है उसके द्वारा ही उस नेता का चयन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हमने आपको बताया भी है कि इस टॉपिक से आपको बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और स्कोरिंग टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक पर आपको अच्छे से ध्यान केंद्रित करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएंगे। क्योंकि यदि आप इजी टॉपिक को छोड़ते हैं तो सामने वाला आपसे आगे निकल जाएगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक क्षेत्र में काम के लिए बेहतर संपर्क कौन होता है। मतलब बेहतर संपर्क क्या होता है? जनसंपर्क, सामुदायिक कार्य के लिए जनसंपर्क अच्छे होते हैं, या सामूहिक संपर्क, या व्यक्तिगत संपर्क, या इनमें से कोई नहीं। तो सामुदायिक जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए जो बेहतर संपर्क माना जाता है वह क्या होती है। तो उसमें व्यक्तिगत मतलब जाके सबसे उसमें संपर्क जो करते हैं तो वो क्या होता है, मतलब उसके लिए बेहतर होते हैं। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय कार्य योजना का आधार क्या था। बहुउद्देशीय कार्य योजना का आधार की हम बात करें तो वह क्या है? करतार सिंह कमेटी, या भोर कमेटी, या श्रीवास्तव कमेटी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुउद्देशीय कार्य योजना का जो आधार था वो क्या था? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो ये राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वह कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे।
वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें, WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO आप लोग जानते होंगे क्योंकि कोरोना काल में इसका बहुत चर्चा रहा है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जो डिसीजन लेते हैं, ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो कह रहा है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वह 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। इसका यदि हम बात करें तो 1946 इसका मतलब स्थापना है, और इसका सेंटर अभी जिनेवा में है। वही यदि हम बात करें यूनिसेफ को लेकर कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये भी यदि हम मतलब इसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो यूनिसेफ की मुख्यालय की हम यदि बात करें तो वह कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन पर आपको ध्यान केंद्रित करके देखने होंगे। एक बार PDF पढ़िए, एक बार लेक्चर देखिए, आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि PHC की स्थापना कितनी आबादी पर होता है। मतलब एक PHC सेंटर जो होता है, पब्लिक हेल्थ जो सेंटर जो होते हैं, वह कितनी आबादी पर होती है? 1 लाख 1 या 2 लाख के बीच, या 50 से 1 लाख के बीच वाले आबादी में, या 20 से 30 हज़ार वाले आबादी में, या 5 से 10 हज़ार की आबादी के बीच में। तो एक PHC सेंटर की जो स्थापना होती है वह कहाँ पर कितनी आबादी में होती है? तो 20 से 30 हज़ार की जो आबादी होती है वहाँ पर एक PHC सेंटर की स्थापना होती है। तो जिस कारण से बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी की ज़रूरत पड़ती है, ये आप सबको भी पता है। और बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी अभी मतलब कि पोस्टेड भी किए जाएंगे। आप लोग के होने के बाद भी बहुत सारे बहाली आने वाले हैं। ANM की बात कर लिए या और भी स्वास्थ्यकर्मी की बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे PHC सेंटर होते हैं। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कितने पे होते हैं, 20 से 30 हज़ार पर ही एक PHC सेंटर होते हैं। और भी बहुत सारा PHC सेंटर अभी बनना बाकी भी है और बनेंगे भी। अगला है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कितनी आबादी पर होती है। मतलब कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है और जो आशा होती है, जो ये सारे कुछ जो सूचनाएं देती है डिलीवरी से रिगार्डिंग कि, और भी बहुत सारा टीकाकरण को लेकर, तो ये मतलब कितने आबादी पर होती है एक आशा, ये आपसे पूछे जा रहे थे। यह कितने पर होती है? तो 1000 पर होती है। कितने पर? 1000 आबादी पर इसको रखा जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की हम यदि बात करें तो वह कब शुरू हुआ था? तो ये 5 अप्रैल 1905 ईस्वी को 2005 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 अप्रैल 2005 ईस्वी को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई। तो जननी सुरक्षा योजना की हम यदि बात करें तो वह कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब हुआ था जननी सुरक्षा योजना? 12 अप्रैल 2005 को। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कितनी आबादी पर होती है। अभी हमने PHC सेंटर के बारे में देखे थे, अब कह रहा है कि CHC मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर होती है। तो इसका हम यदि बात करें तो यह कितने पर होते हैं? 1 लाख या 100 गाँव पर यह सामुदायिक जो स्वास्थ्य आबादी होती है। अगला है कि MCH सेवाएं शुरू की गई है। मतलब MCH सेवाएं शुरू किया गया कैसे? परिवार नियोजन कार्य के लिए, या मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए, या संक्रमण रोग के निदान के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो MCH जो शुरू किया गया है वो किसके लिए? तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए यह कार्यक्रम ये सेवाएं शुरू किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। हम लोग एक दिन में 30 से 40 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो आप लोग को भी थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन एक दिन में कवर करेंगे। कल से और ज़्यादा होंगे। अगला है कि MTP एक्ट 1971 कब लागू हुआ था। तो MTP एक्ट 1971 जो लागू हुआ था वह कब हुआ था? 1974 में। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में यह लागू हुआ था। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
प्रणाली में रोगों को रेफ़र किया जाता है, मतलब रेफरल प्रणाली में रोगों को रेफ़र किया जाता है, मतलब अच्छे संचार सुविधा के ख्याल से या अच्छे बेहतर इलाज के लिए या अच्छे बड़े शहर के ख्याल से। ये आप सबको पता है कि यदि मतलब अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एक तरह से मतलब रेफरल किए जाते हैं। यदि वहाँ पर नहीं हो पाता है तो दूसरे मतलब जो बड़े पीएचसी सेंटर का लीजिए या हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर रेफ़र किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और हमने आपको बताया भी है कि इस टॉपिक से आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे जो कि आप खुद से भी आंसर कर सकते हैं। अगला है कि स्वास्थ्य जल का मार्गदर्शक पीएचसी के स्तर पर कौन होता है? बीडीओ या मतलब पीएचसी से को जो स्वास्थ्य स्तर का जो मतलब मार्गदर्शक होता है या चेक करते हैं वो किस लेवल पर होता है? बीडीओ या प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी या एलएचवी या अंचलाधिकारी। तो यह किस मार्गदर्शक पे होती है? तो ये होते हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के मार्गदर्शक के स्तर पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 2 नैतिक आचरण क्या होता है? कि गांव के बड़े लोगों को ठीक से देखना या समान भाव विचार से बिना भेदभाव को देखना या अपने निकटतम व्यक्तियों को देखना या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सबको पता है कि ये सब पब्लिक सेवाएं हैं, तो इसमें सबको समान भाव से एक समान विचार से मतलब बिना भेदभाव को देखने होते हैं। ऐसे नहीं कि आपके परिजन या आपके सगे संबंधित आ गए तो उसको अच्छे से या उसको पहले सुविधा दे दिए और जिसको नहीं जानते हैं उसको बाद में क्या, ऐसा नहीं होता है। उनका जो कार्यकर्ता का जो नैतिक आचरण है वो क्या होनी चाहिए? मतलब कि ये होना चाहिए। तो ये आपको मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि 78वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन की हम यदि बात करें तो वह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन का लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सुदृढ़ीकरण किया गया किसको? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को या नगरीय निकाय की लोकतांत्रिक व्यवस्था को या प्रखंड पंचायत व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो यह 74वां संविधान संशोधन के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वह कब किए गए थे? तो इसका हम यदि बात करें तो वह नगरीय निकाय की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय की प्रथम स्वास्थ्य इकाई कौन सी होती है? तो ग्रामीण समुदाय की प्रथम स्वास्थ्य इकाई कौन सी होती है? तो स्वास्थ्य उपकेंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो ये कब होती है? तो ये स्वास्थ्य उपकेंद्र में होती है। कहाँ होती है इसकी इकाई? तो स्वास्थ्य उपकेंद्र में होती है। मरीज को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रेफर कर भेजना चाहिए, मतलब कहाँ? जिला अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या इनमें से कोई नहीं। तो मरीजों को महिला स्वास्थ्यकर्ता को रेफ़र कर भेजना चाहिए कहाँ पर? तो ये भेजे जाते कहाँ पर? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। कहाँ भेजे जाते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रोग है जिसका भारत से उन्मूलन हो चुका है, मतलब उनका समाप्त हो चुका है? खसरा या छोटी माता या क्षय रोग या हैजा। तो आपको बहुत सारा इसमें से पता है कि ये सब अभी है ही। जैसे कि खसरा है तो इसका पूर्ण रूप से अभी उन्मूलन नहीं हुआ है, क्षय रोग का भी नहीं हुआ, हैजा भी हो ही जाता है कभी। ये मतलब कि यदि हम इसका बात करें तो ये क्या है? छोटी माता का क्या है? पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। अगला है कि इनमें से कौन सा जलजन्य मतलब वाटर जो बॉर्न रोग है, मतलब कि मेनिनजाइटिस या टाइफाइड या डायबिटीज़ या इनमें से कोई नहीं थी। ये आपको पता है कि जल के दूषित या जल के कारण से जो रोग होता है वो टाइफाइड होती है। वो आपको पता है कि कहीं पर यदि आप दूसरे जगह जाते हैं वहाँ का पानी यदि जल्द आपको सूट नहीं करते हैं, आपके बॉडी एडजस्ट नहीं करते हैं
तो वहाँ पे बुखार लगता है, उसके बाद जस्ट आपको टाइफाइड होने की खतरा होती है। तो इस कारण से क्या होती है, टाइफाइड होने की ज़्यादा रोग की संभावना होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि योग्य दंपति की अवधि होती है, मतलब योग्य दंपति की अवधि मतलब क्या होती है। तो ये क्या होती है, 15 से 44 वर्ष। कब तक होती है, 15 से 44 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। और जितना क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को भी बोरिंग लगेगा, क्योंकि 2 टाइम आप लोगों की क्लास चलेंगे। अगला है कि इनमें से कौन सी अस्थाई विधि है, एमटीपी या नसबंदी या कॉपर टी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी अस्थाई विधि है, तो इसका हम यदि बात कर ले तो वह क्या है, नसबंदी क्या है, अस्थाई विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समुदाय शहरी समुदाय में पाया जाता है क्या, पड़ोसीपन का अभाव या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जवाब कम मिलता है या काम करने में कठिनाई होती है या समय ज़्यादा नष्ट होती है। तो ये क्या होती है, तो इसमें हम यदि देखें तो इसमें क्या होती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जवाब कम मिलता है। अगला है कि बाल विवाह संशोधन अधिनियम के तहत मतलब क्या नियम बनाया गया था बाल विवाह संशोधन का। तो ये सब आपको पता भी होंगे कि ये लड़के का जो उम्र है वो 21 वर्ष रखा गया है, साथ ही लड़की का उम्र क्या रखा गया है, 18 वर्ष रखा गया। जब बाल विवाह संशोधन अधिनियम आया तो इसमें इस तरीके से इसका क्राइटेरिया रखा गया था, ये आप सब ने जानते भी होंगे। अगला है कि दंपति सर्वेक्षण आवश्यक है जनगणना के लिए या परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए या इंदिरा आवास के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दंपति सर्वेक्षण आवश्यक है किसके लिए, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए दंपति सर्वेक्षण आवश्यक है। इसी से पता चल पाता है परिवार नियोजन के कारण ही कि मतलब कि कितने दंपति सर्वेक्षण हुए हैं, उसका मतलब सही डाटा प्राप्त हो पाता है। अगर है कि संप्रेषण के प्रभावित करने वाला कारक क्या है, अस्पष्ट संदेह या बहरापन या पागलपन या आकर्षण एवं रुचिकर संदेह या इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण को जो प्रभावित करने वाला कारक है वह क्या है, तो वो बहरापन या पागलपन है। अगला है कि ग्रामीण समुदाय में शंका समाधान के लिए उत्तम विधि क्या है। तो ग्रामीण समुदाय में शंका समाधान के लिए जो उत्तम विधि है वह क्या होती है, समूह वार्ता। क्या होती है, समूह वार्ता। तो इस तरीके से हम लोग आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं, 2 क्वेश्चन और देख के, और उसके बाद हम लोग और ज़्यादा धीरे धीरे क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो बढ़ाएंगे, 40 से 50 पे ले जाएंगे। जिस अनुसार आपका क्षमता रहेगा उस अनुसार हम लोग क्वेश्चन को इंक्रीज करेंगे। समुदाय के लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम है क्या, दवा वितरण करना, टीकाकरण करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना या इनमें से कोई नहीं। तो सामुदायिक लोगों के लिए जो व्यवहार का बदलाव है वो के उत्तम क्या होनी चाहिए, तो वो आपका क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा देना। स्वास्थ्य संबंधी यदि उसकी शिक्षा है तो उसके व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम होंगे। अगला है कि सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा या प्रचार प्रसार या गृह भेंट या सर्वेक्षण। तो सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र क्या है, तो गृह भेंट। जैसे कि हमने आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि गृह भेंट के तहत क्या कहते हैं, प्रत्येक जो घर रहता है वहाँ जाकर स्वास्थ्य संबंधित सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उनका निदान भी किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का जो आज का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन देखे हैं, धीरे धीरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे। और एक दिन में कितना क्वेश्चन आप लोगों को करवाना चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और PDF ज़रूर ले लें, जिससे कि आपको डायरेक्टली बेनिफिट हो सके। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।